जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। 2024 का विधानसभा इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है और जो पार्टियां हैं अपनी रणनीतियां बना रही है अलग अलग तरीके से। बीजेपी ने कल ही एक अनाउंसमेंट किया है जिसमें कि जो प्रदेश के उनके अध्यक्ष है मोहनलाल बडोली को बनाया गया है। और आज हमारे साथ पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक छत्रपाल सिंह जी है। जानते हैं कि सर, सबसे पहले तो नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार आपका और आपके सभी दर्शकों को बहुत राम राम। मोहनलाल बडोली को नया प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने बनाया, क्या कहेंगे उसको लेके? देखिए, मोहनलाल बडोली जी विधायक हैं और पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और अनेक पदों पर उनका तजर्बा है संगठन के काम करने का। तो संगठन में उनकी अच्छी पकड़ होने के नाते और राजनीतिक सामाजिक तजर्बा अच्छा होने के नाते एक अच्छे कार्यकर्ता को प्रदेश का काम करने का ऐसे समय मौका मिला है जब उन्होंने 90 विधायकों के सिलेक्शन करने का काम करना है, पार्टी को जीत की तरफ ले जाने का काम करना है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने है और बहुत अच्छे से वो काम करेंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूं और ऐसी पार्टी की अपेक्षा उनसे है। तो उनको जहां मैं बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं इस अध्यक्ष पद के मनोनयन पर, तो उनके सभी समर्थकों को भी इसकी बधाई। और मैं तो हरियाणा प्रदेश के जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ मिलकर के काम करेंगे अच्छे से, इस बात की भी अपेक्षा मैं करता हूं। तो क्या कहेंगे सर, ये जो निर्णय है पार्टी का एक उचित निर्णय है? निश्चित तौर से उत्तम निर्णय है और अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा रिजल्ट आएगा। विधानसभा इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है ये जो फैसला, इससे बीजेपी मजबूत होगा? नहीं, बीजेपी को तो मजबूती मिलेगी क्योंकि उनका जो तजर्बा है और जिस बेल्ट से वो आते हैं, जिस समाज से वो आते हैं, एक बुद्धिजीवी और उत्तम जो संगठन का और जोड़ने का काम है वो उनके अनुभव के अंदर है, संस्कारिक तौर से भी, तो उसका लाभ मिलेगा। और अभी जो कांग्रेस ने 5 सीटें हरियाणा में जीती है एमपी इलेक्शन में और 5 बीजेपी ने, क्या लग रहा है बीजेपी कहीं कमजोर थी? क्या ये हुआ कैसे, थोड़ा आप बता सकते हैं? क्योंकि पिछली बार आपने 10 की 10 के बारे में बोला था। देखिए, एक बात को हमें मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी देश में 10 साल राज करने के बाद इतना अच्छा प्रदर्शन उसने किया है। वरना यहाँ पे और हिंदुस्तान में और बहुत सारे प्रांतों में तो प्रथा ही रहती है कि एक बार जो 5 साल सत्ता में रहता अगली बार उसको धूल चटा देते हैं लोग। तो मैं इसको पॉजिटिव एंगल से देखता हूं कि लोगों का इतना जुड़ाव कंटिन्यूअस तरीके से जो लेकर के चले हैं, तो उसको मैं नेगेटिव दृष्टि से नहीं, बल्कि 10 साल के राज के बाद मैं कहूंगा कि वो एक पॉजिटिव सिंबल है कि आज भी 5 सीटों के ऊपर, और जहां तक उनका असेंबली वाइज हम आंकलन करें तो 44 सीटों के ऊपर विजय प्राप्त की है। हिसार सीट की हार की क्या वजह मानते? देखो, एक नहीं अनेकों वजह हो सकती है हिसार सीट की, जिसके अंदर शुरू से ही हमने इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसका और प्रत्याशी का एक अच्छा तालमेल हो और इलाके के लोगों के साथ अच्छा जुड़ाव हो। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति यहाँ पे लोकली बेस्ड नहीं था, बल्कि बहुजन समाज पार्टी का तो यहीं से था, लेकिन उसका जो कद इतना नॉन फेस नहीं था। कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का मुकाबला यदि आप करो तो भारतीय जनता पार्टी के रणजीत सिंह जी को बेटर छवि और शरीफ और अच्छे आदमी की निगाह से देखा गया। पार्टी का कंपैरेटिव अध्ययन जब आप करें तो 10 साल के बावजूद भी संतोषजनक परिणाम था। तो इसके कारणों के ऊपर अभी चर्चा है, कारणों के ऊपर अभी निगाह है और पार्टी भी इसका आंकलन करने लग रही है हर एक पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन ये लंबा इसलिए नहीं चल पाएगा मामला क्योंकि तुरंत विधानसभा के चुनाव आ चुके हैं। तो हर प्रत्याशी, पार्टी नेतृत्व अब अगला टारगेट जीतने के उसमें लग जाएंगी। अब जो हुआ 5 सीट आई,
यहाँ भी बहुत अच्छे वोट हमने लिए, थोड़े से मार्जिन से पार्टी की हार हुई, बट उसको कहते हैं ना, पिछली दाल को छोड़ अगली उड़ो। लेकिन प्रोफेसर साहब, कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ है 5 सीटें जीतने पे, और बोल रहे हैं कि विधानसभा में पूरा सरकार बनने वाली कांग्रेस की। देखो, वो दावा एक कांग्रेस के नेतृत्व का, कांग्रेस पार्टी के लोगों का दावा है, लेकिन दावे के बीच में ही उनकी जो धड़ेबंदी है, उनका जो आपस में खिंचाव है, फुटाव है, वो चीजें डिमोरलाइज भी करती हैं। और भारतीय जनता पार्टी तुलनात्मक अध्ययन के रूप में कि कांग्रेस के राज में ये विषय थे, भारतीय जनता पार्टी के राज में ये विषय हैं, और जो विषय जिनको आपने कहीं सरफेस के ऊपर देखा कि पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर ये मुद्दे कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के विरोध में खड़े थे, तो उनको माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही चुनाव के बाद आया, उनको अटेंड करना भी शुरू कर दिया। और जब मेरे पास मुख्यमंत्री जी आए थे, तब मैंने विशेष तौर से उनका ध्यान आकर्षित किया था, जिसमें चाहे कर्मचारियों की बात है, चाहे महिला पहलवानों की बात थी, चाहे किसानों की बात थी, और चाहे कर्मचारियों के पेंशन के विषय थे, उनके ऊपर वो ध्यान केंद्रित करने लग रहे हैं। तो उस बात का भी जो मुख्य रूप से जो चीजें समझ में आई, उनको अटेंड करने का प्रयास करना ही एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स का हिस्सा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है, उनको लेके जो मौजूदा सांसद है हिसार के, उन्होंने कहा है कि इनको पूरा राजनीति का ज्ञान नहीं है, और पूरा जो मतलब एक मुख्यमंत्री होना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। आपकी क्या राय है मुख्यमंत्री के बारे में? सबसे पहले आप ये देखिए, माननीय सांसद का इसके पीछे कहने का भाव क्या है, ये तो वो ज्यादा जानते हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी पहले सीपीएस के रूप में काम उन्होंने किया है, मिनिस्टर और सांसद के रूप में काम उन्होंने किया है, संगठन की छोटी पौड़ी से लेकर के वो चले हैं, और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ सरकार में काम करने का तजुर्बा उनके पास है। तो मुझे ये समझ में नहीं आई कि उनके अनुभव को वो कैसे कम आंकने लग रहे हैं। जो व्यक्ति यहाँ पे आप देखेंगे, ऐसे व्यक्ति जब चीफ मिनिस्टर बने, जो पहले कभी उनका कोई तजर्बा बतौर मिनिस्टर नहीं था, उसके बावजूद भी 5-5, 10-10 साल राज किए हैं ना। तो नायब सिंह सैनी तो इससे पहले ऑलरेडी परिपक्व रहे हैं। मैं आई एम फेल टू अंडरस्टैंड हिज क्वेरी के वैसा सवाल उन्होंने क्यों किया। हिसार में कुछ दिन से फिरौती मांगने की घटनाएं बढ़ी है। लोगों का कहना है कि जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, उसको लेके क्या सोच रहे बहुत हैं? दुखदाई है, और फिरौतियां ऐसे मांगना और फिरौती मांगने वाले पकड़ में न आना, ये सारी चीजें किसकी कमी निश्चित मानते हैं तौर आप? से प्रशासन इनके ऊपर पूरी निगाह रखे हुए है। कमी तो मैं ये कहूंगा कि जो व्यक्ति इसके नजदीक के जुड़ाव में है, कहीं ना कहीं उनकी सतर्कता में कमी रहती है। और सरकार ने जो मैकेनिज्म बनाया हुआ है, चाहे वो 112 डायल के ऊपर त्वरित गति से आपके पास गाड़ियां रहती हैं, पुलिस रहती है, थाना तहसील हमारे मौजूद रहते हैं, पुलिस फोर्स हमारी मैकेनाइज्ड हुई है, तो सरकार का ध्यान तो उस पूरी तरह से है। लेकिन ये वारदातें क्योंकि अक्सर कहीं ना कहीं घट जाती हैं, बट बाई एंड लार्ज मोटे रूप से यदि आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नेंस के अंदर कोई ऐसी बात नजर नहीं आती कि किसी खुले रूप से किसी को मौके मिल रहे हो। यहाँ तो ऐसे ऐसे सरकारें आपने देखी हैं जहां जेल से बदमाश आदमी हिदायत देता था और वैसे राज चल जाते थे। अब तो जो अपराधी हैं, जो गुंडागर्दी के साथ अपने जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग किसी भी संरक्षण में नहीं है, उनके पीछे कोई भी हाथ नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। और जहां विषय सामने आता है, उनके खिलाफ एक्शन की बात की जाती है। समाज है, ये घटनाएं होना गलत है, होती है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, बट इसको सीधे तौर से कहीं हम ये कहें कि इससे सरकार फेल हो गई है या सरकार ठीक नहीं है, ये भी कोई रेशनल उसका क्वेश्चन नहीं है। गिराय हल्का और छत्रपाल सिंह एक दूसरे के पूरक रहे हैं, बहुत नाम भी मिला है, आपको भी हल्के को भी मिला है, काम भी आपने किए हैं।
लेकिन अब है हल्का बरवाला, और आपकी यहाँ पर हाजिरी देखी जा रही है कई दिनों से। लोगों का क्या रुख है, क्या बातचीत होता है आपका, क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देव भाई, मैं पार्लियामेंट के चुनाव के बाद तो विशेष तौर से मेरे जितने भी दिन गए हैं वो बरवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के मतदाताओं के बीच में गए, और इसका कारण सिर्फ ये है कि घेराए विधानसभा क्षेत्र के 40 गांव मेरे सामाजिक और राजनीतिक बुनियाद का बहुत बड़ा, यदि मैं श्रेय कहूं तो उन्हीं को जाता है। और जब से हमारे विधानसभा क्षेत्र को डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा 5 जगह तोड़ा गया है, उसके बाद से यदि 40 गांवों के सभी समर्थकों की और हमारे वेल विशर्स की स्टेट वाइड निगाह जाती है तो उन सब का इशारा ये रहता है कि 26 गांव जो हमारे 40 में से स्थूल है वो बरवाड़ा के साथ है। मैं हिसार में इसी मीरगेट वार्ड में रह रहा हूं, ये मेरा अपना बेस है। बरवाड़ा मेरे जद्दी विलेजेस का लगाव मंडी के साथ है, पूरे टाउन के साथ है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा मेरे साथ जुड़ाव का क्षेत्र है, और इसीलिए ये भाषा और बात जो है ना मेरे आम साथियों की बनी हुई है कि इस बार हमें दूसरी जगह जाकर के कोई प्रयास नहीं करना है, प्रयोग नहीं करना है। हमें जहां हमारे पैर बहुत मजबूत हैं उन्हीं के ऊपर खड़ा होकर के हमें विधानसभा के अंदर हरियाणा की और इलाके की आवाज बढ़ना है। यहाँ के जितने मसले हैं उन चुनौतियों को हमें सेटल करना है, और उस बात को मैंने अब स्वीकार कर लिया है, और मैं समझता हूं कि पार्टी उसकी तरफ ध्यान देगी। प्रोफेसर साहब, आमतौर पे आप बीजेपी में एक चीज है कि बीजेपी में जब भी इलेक्शन आता है जो वोट है मोदी जी के नाम पे मांगे जाते हैं। लोगों की शिकायत रहती है, जनता की शिकायत रहती है कि जो नेता है यहाँ के स्थानीय वो लोगों से कम मिलते जुलते हैं। उसको लेके आप क्या कहना चाहोगे? आप किसी भी मतदाता से बात करोगे बरवाड़ा क्षेत्र में जो मेरे से मिला है, मैंने हर व्यक्ति को अपने बारे में बात करके बताया। हर व्यक्ति की अपेक्षा मेरे साथ रही है। ये बात ठीक है, व्यक्ति जिस भी संगठन में होता है संगठन का पॉजिटिव नेगेटिव चर्चाएं होती हैं, बात की जाती हैं, और जो शीर्ष नेतृत्व है उसके पक्ष में भी चर्चा करके हमेशा वोट मांगते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि यदि मोदी जी का स्टेचर मजबूत है हमारी पार्टी में, तो हमारे लोगों का संतोष ये भी है कि हमारे प्रोफेसर छत्रपाल का स्टेचर भी इक्वली गुड है। तो क्यों न 1 से 11 बना दिए जाए? नहीं, क्यों? ये जो स्थानीय नेता है इनको लोगों के बीच में रहना जरूरी नहीं है? अब है तो वो बताएं साहब, इस बात का तो वो जानते हैं। अब दूसरे के बारे में अपन क्या कह सकते हैं? उनकी क्या उसमें मजबूरियां रही हैं, क्या उनकी वजूहात रही हैं, तो दे आर द बेटर पर्सन टू रिप्लाई। अगर बरवाला हल्के से टिकट मिलता है और जीतते हो तो आगे की बात है, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है कि क्या कुछ चीजें आप बदलने वाले हो कि ये चीज मेरे को करना है अगर मैं बनता हूं विधायक? तो अपने नाक के सामने जो गंदा पानी बह रहा है, मैं इस किस्म के हालात एक दिन भी नहीं देखना चाहती। मीलगेट के एरिया के अंदर जो सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ की सीवरेज सिस्टम है। सीवरेज सिस्टम बारिश के दिनों में तो बहुत बड़ा नरक है, रूटीन में भी एक नरक का काम करने लग रहा है। लेकिन अभी तो आपकी सरकार है। आप 26,000 मतदाता यहाँ पे रह रहे हैं, और 26,000 मतदाता का नेतृत्व, चाहे वो सांसद है, चाहे विधायक है, चाहे वो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, तो क्या ये चुनौती उन सबको दिखाई नहीं देती थी? मेरी ये सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। जिस प्रकार से मैं गहराई के 40 गांवों के देहात से जुड़ा रहा, तो किसान का पानी, किसान की फसल, किसान की बिजली, किसान का पशुधन, किसान की शिक्षा, किसान का रोजगार, ये सब, सड़कों का जाल, पानी पीने की व्यवस्था, ये सब मेरी प्रायोरिटी पे रहे और हमने करके दिखाया। तो आज इस एरिया में जहां मैं बैठा हूं, मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी कि यहाँ पे रहने की व्यवस्था साफ और स्वच्छ हो, पानी पीने का अच्छा रहे, और लोगों को जो रोजगार से जहां जुड़े हुए हैं वो अच्छी व्यवस्थाएं उनकी चले, और जहां कोई कमियां हम आइडेंटिफाई करेंगे उनको लेकर के चलेंगे। ऐसा ही बरवाड़ा टाउन के अंदर जब मैं घूमता हूं तो मुझे नजर आता है कि कितना पुराना मेरा ये शहर है, और आज तक कितने नेता आए और चले गए। ऐसा शायद बरवाड़ा की जनता भी अपेक्षा करती है कि 5 साल का मौका यदि प्रोफेसर छत्रपाल को मिलेगा
तो जिस प्रकार से हमने अनेक चुनौतियों का सामना करके रिजल्ट दिए हैं, तो बरवाड़ा टाउन को भी एक बहुत सुंदर टाउन हम बनाएंगे। और हमारे जो 36 गांव हैं, उन 36 गांवों को हम एक बहुत अच्छे नेटवर्क के साथ जुड़ के रहें, सड़कों की व्यवस्था बहुत अच्छी रहे और लोगों को किसानी और उनके मजदूरों का रोजगार और उनकी सड़कों की व्यवस्था के साथ साथ पानी, पशुधन जैसा हम गहराई चालीसा हम करते रहे, वो सारी व्यवस्थाओं को हम दोबारा से मजबूत करेंगे। ये मेरी प्रायोरिटीज के विषय रहेंगे। सरकार का जो हिसार एयरपोर्ट है उसको लेके बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन जो हिसार के माननीय सांसद हैं उनका कहना है कि कोई एयरपोर्ट वगैरह नहीं बनना। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं भाई सांसद को ये बात ऐसी क्यों नजर आती है। मुझे तो आप यकीन मानो, जब मैं मिनिस्टर था 91 से, तो मेरा तो ये तब से सपना है कि हिसार एक बहुत पुराना जिला है, बहुत पुराना इलाका है और यहाँ पे बहुत अच्छा एविएशन हब था, तो उसका हम एयरपोर्ट के रूप में इस्तेमाल क्यों ना करें। और अर्चना एयरबेस जब भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर थे, मैं टेक्निकल एजुकेशन का मिनिस्टर था, यहीं से हमने उसको शुरू किया था। और उद्घाटन फ्लाइट को लेकर के मैं और भजनलाल जी चंडीगढ़ गए थे, तब से हमने प्रयोग शुरू किए थे। उसके बाद में भी सरकारों ने उसको प्रयास किया, लेकिन वो टैक्सी सर्विस कामयाब नहीं हो पाई। इस सरकार में भी टैक्सी सर्विस को चलाया गया, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाई। बट लेकिन जो प्रोजेक्ट जो पिछले समय से हमारी सोच का विषय रहा है, अब वो फलीभूत होता हुआ नजर आने लग रहा है। रनवे को बढ़ा दिया गया, इंटरनेशनल स्तर का बढ़ा दिया गया, नाइट फ्लाइंग की व्यवस्था यहाँ पे हो गई है, जिसका पीछे महानायब सिंह सैनी जी ने उद्घाटन किया। यहाँ पे जो कार्गो और इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो, इस सपने के साथ इसकी शुरुआत हो गई। और इमीडिएटली अभी ये कनेक्टिविटी जयपुर, अमृतसर, चंडीगढ़, कुल्लू मनाली, दिल्ली और दूसरे टाउन्स के साथ जुड़ करके ये आगे फलीभूत हो, बढ़े, ऐसा पॉजिटिव सोच करके हम काम कर रहे हैं। और ऐसा ही सांसद महोदय को भी सोचना चाहिए। नेगेटिव और उसमें उदासीनता क्यों? एमपी इलेक्शन में जो विपक्ष है उसके द्वारा संविधान बदलने का और कई ऐसी बातें चलाई गई थी, लोगों पे सीधा इफेक्ट था उसका। ये बात निश्चित तौर से कहीं भ्रमित करने वाली थी। यदि आप कुछ अमेंडमेंट्स को संविधान बदलने की बात करते हैं तो वो गलत है, क्योंकि संविधान जब बना उसमें राज्य में जितना फर्क है इन सालों में, हमारा संविधान कठोर और लचीला दो क्वालिटी का है। कठोर इसलिए है कि वो लिखित है, लचीला इसलिए है कि उसके अंदर जनता के हक में यदि कोई कानून पुराना हो गया है, उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसकी जगह अच्छा कानून लेके आए। इस किस्म की व्यवस्था संविधान के मूल के अंदर है, तो वो हर एक सरकारों के अंदर हुआ है। तो आज यदि कोई सरकार ठीक फैसला उसमें कानून में आमूलचूल परिवर्तन करके अच्छी अमेंडमेंट एक्ट लेके आना चाहते हैं, तो उसका प्रचार गलत नहीं होना चाहिए, बल्कि उस बिल को उसके अंदर ठीक क्या है गलत क्या है उस पर विवेचना करना ज्यादा पारसंगत होगा। उसके ऊपर हम चर्चा करें तो बरवाला हल्के में आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो लोग आमतौर पर क्या शिकायतें आपको मिल रही, किस तरह की चीजें हैं जो कि मतलब लोग बोल रहे हैं कि ये चीज बदलनी? जिनकी चर्चाएं आप कर रहे हो वो लोगों की चर्चाएं भी हैं, और उनके ऊपर भी वो मेरे जहन में जो हैं, जहां हमें मौका मिलता है उनकी बात भी कर रहे हैं, करते भी हैं। चाहे मनोहर लाल जी थे, चाहे मोदी जी, अमित शाह जी, जो भी मेरे संपर्क में जब भी आता है, मैं पॉलिटिकल चर्चाओं में अपने सुझाव फील्ड के हम देते रहते हैं। कितना हो पाया, जितना नहीं कर पाया, खुद ही को कर बुलंद, बकलम खुद, ताकत अपने हाथ में हो, तो उसको एक्सरसाइज करने का मजा ही कुछ और है, और हम उसमें जल्दी कर पाते हैं, मजबूती से कर पाते हैं। तो इसीलिए आपसे और आपकी जनता से, बरवाड़ा क्षेत्र की जनता से अपेक्षा हम यही करते हैं कि कलम मजबूत आप करके दें, उसका इस्तेमाल आपके पक्ष में मजबूती से हम करके देंगे। ऐसी सोच के साथ हम आगे बढ़े। संदेश बरवाला की जनता के लिए? बरवाड़ा की जनता के लिए और हरियाणा की जनता के लिए संदेश एक ही है कि जो शहीदों ने आपको वोट का अधिकार दिया है, उन शहीदों के वोट के अधिकार को आप अच्छे और बुरे का फर्क करते हुए अच्छे व्यक्तियों को इस आने वाले समय के अंदर मतदान
के अंदर कामयाब बनाए, ताकि अच्छी विधानसभा आपकी आने वाली बने और अच्छी विधानसभा के अंदर अच्छी चर्चाएं हों और बरवाड़ा हलके के और हरियाणा के कष्टों का पूरी तरह से निवारण हम कर सकें और एक विकसित हरियाणा, एक बहुत अच्छा हरियाणा जिसकी कल्पना एक स्वर्ग के रूप में की जाए, उस किस्म के कानून बना करके उनको अच्छे से क्रियान्वित करके बहुत सुंदर हरियाणा दुनिया देखने के लिए आए, ऐसे प्रयास की तरफ हम बढ़े। तो इसलिए जनता से विशेष अपील कि आप गुण दोष कर्म धर्म देख करके व्यक्ति का, अच्छे व्यक्तियों के चयन के लिए आप जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। हमारे साथ प्रोफेसर सत्यपाल सिंह थे, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक, और खासतौर पे अभी 3-4 महीने का वक्त है और वो बोलते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो धीरे धीरे और भी चीजें आएगी, और भी बातें होंगी, और भी बातें जानेंगे, क्योंकि अभी तो जो समय है आने वाला है इलेक्शन का और जोर पकड़ने वाला। लेकिन एक चीज साफ तौर पे बोली इन्होंने कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है, और रजा क्या है और कौन उस रजा को मानेगा, और बंदा कितना अपने आप को साबित कर पाएगा, समय जरूर बताएगा। और फिलहाल जो समय है ब्रेक लेने का है, मिलेंगे हम अगले अपडेट पे। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।